वेलकम स्टूडेंट्स। आज सेट 2 का ग्रुप बी का क्वेश्चन लेकर आए हैं और ग्रुप बी में जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग करेक्ट वर्ड। ये 7 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग कि इस पूरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या सही भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको पूरे तरीके से बताएंगे। आप इसको देखिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये आपके लिए बेहद आसान हो गया है। इसमें 2 ऑप्शन दिया, वो दो में से कोई एक आसानी से भरना है। ठीक है, तो ये आपके लिए और भी आसान हो गया। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होता है क्या? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, हेनरी और फराड। ठीक है, तो हेनरी होता है या फराड होता है, कैसे आपको पता है? ये बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट फराड होता है। कैपेसिटेंस का फैराड होता है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा हुआ है, फैराड। ठीक है, और हेनरी जो है, हेनरी वो इंडक्टेंस का होता है। हेनरी मेरा इंडक्टेंस का होता है। ये है इंडक्टेंस, ऑलरेडी हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटेंस का फैराड होता है। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक SI यूनिट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछ रहा है कि यहाँ दिया हुआ है, व्हाट गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो। मतलब एक पर यूनिट एरिया, ये हमारा मान लीजिए कुछ कंडक्टर है, इस यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ पर सेकेंड नहीं बोल रहा है। चार्ज अगर पर सेकंड बोलता, चार्ज पर सेकंड अगर हमको बोलता तो ये करंट देता है, लेकिन पर यूनिट एरिया भी बोल रहा है, यानी कि इसके यूनिट एरिया, मतलब ये इसके साथ साथ पर यूनिट एरिया बोल रहा है। ये डेंसिटी को हमको इंडिकेट करता है, यानी कि करंट डेंसिटी के बना करता है पर यूनिट एरिया, और ये खास डायरेक्शन में मूव करता है। हालांकि ये वेक्टर भी क्वांटिटी है, इसलिए इससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, नॉर्मल टू द फ्लो। मैं हमेशा ये एरिया मेरा है, एरिया का नॉर्मल कैसे है, अगर इस डायरेक्शन में लिया तो ये फेस है मेरा, और इसके परपेंडिकुलर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी यहाँ पर क्वेश्चन है, सही इसका आंसर होगा करंट डेंसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता। ये अगर सिर्फ ये लिखता फ्लोइंग पर सेकेंड अगर सिर्फ इतना पूछता तो हमारा हो जाता करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट क्या फॉर्मूला क्या था, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये हमारा हो जाता करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यूनिट एरिया के साथ पर यूनिट टाइम के साथ पर यूनिट एरिया भी आ रहा है, इसलिए ये करंट डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है करंट डेंसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23, उससे पहले 1 और 2 कर दिए थे, बट एक्चुअली में वो 21 और 22 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 ये पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि बी के बारे में पूछ रहा है कि बी कितना होगा डी टू ए सर्कुलर कॉइल। एक कॉइल है हमारा, सर्कुलर कॉइल है, ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस दिया हुआ है मेरा आर दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, कैरिंग करंट आई आर, जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है किसी भी डायरेक्शन ये आई हो रहा है। तो एट द सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले 22 वाट लोग से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट कहीं वायर है। तो 22 वाट लोग क्या बताता है कि मान लीजिए कि अगर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए और ये ले लिए आइडियल, अगर ये आइडियल लेते हैं तो इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी होगा। कितना होगा, डीबी होगा। और ये 22 वाट ने क्या बताया है कि डीबी कितना होगा, तो डीबी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि आर स्क्वायर। ये हमारा 22 वाट्स ने बता दिया है। इसी बेसिस पे हम इस सर्कल का जो करंट कैरिंग कर रहा है आई, उसका इसके चलते हम लोग सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं। पहले ये देख लीजिए कि थीटा यहाँ पे कितना है। तो थीटा हर एक एलिमेंट पे यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितना होगा, इस आईडियल के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मेरा ये आईडियल चल रहा है इधर की डायरेक्शन में, और आर चल रहा है इधर डायरेक्शन में, आर, और ये हो गया आईडियल। तो ये इस केस में हमारा हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इस एंगल जो बना रहा है 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1। और ये डीएल यहाँ पे जो वैरी करेगा, हम यहाँ पे छोटा सा वैल्यू के चलते क्या हुआ, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकला, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इसके यहाँ के आईडियल के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकला। और पूरे के लिए निकालना, तो पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बी बचेगा, और ये वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाहर आ जाएगा, ये आर स्क्वायर जो है ये भी हमारा बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेट होगा डीएल और साइन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसका जो वैल्यू है हो जाएगा 1, इसका वैल्यू अब 1 आ जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और साइन 90 का मान हमारा 1 होता है। चलिए ये हो गया। अब ये इंटीग्रेट कहाँ से करेगा, ये 0 से लेकर 2 पाई आर तक, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है 2 पाई आर है, तो 0 से लेकर 2 पाई आर की हमारा
इंटीग्रेट होगा, ठीक है। चलिए ये, और ये b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बाय आर स्क्वायर, और ये जब इंटीग्रेट होगा तब हमारा कहाँ से dl, तो dl का कितना वैल्यू आ जाएगा 2πr। असल में ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होना चाहिए, लेकिन जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा जगह 2πr। अब देखिए यहाँ से जो अगर कैंसिल होता है r एक कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या आ जाएगा, एक म्यू नॉट बच जाएगा, यहाँ से आई बच जाएगा, उसके बाद ये 2π यानी 4π, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा और एक r कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ r बच जाएगा, तो हमारा टोटल आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें से आंसर देखा जाए तो हमारा ये सही आंसर है। यहाँ पे जो फिल होगा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2r होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ये पूछ रहा है द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इंडिकेट्स। जो हमारे फैराडेज लॉ ऑफ में है, फैराडे लॉ में क्या बताता है कि कोई भी अगर कॉइल है, अगर इसके करीब अगर मैग्नेटिक फील्ड लेते आते हैं, अगर ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक्ड है, तो इसमें हमारा ईएमएफ डेवलप होता है। और वो कितना डेवलप होता है, इसमें जो ईएमएफ फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, इसका फ्लक्स है फाई, फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ये ईएमएफ डेवलप होगा। ये हमारा बताया था फैराडे ने, ये फैराडे ने हमको बताया था। लेकिन यहाँ पे इससे फैराडे ने बताया था कि इसमें ईएमएफ डेवलप होता है फ्लक्स चेंज होने के कारण। लेकिन ये यहाँ पे मसला है कि नेगेटिव साइन के बारे में किसने बताया था, तो नेगेटिव के साइन के बारे में लेंज ने बताया था। लेंज ने क्या बताया था, इससे पहले वीडियो में हम अब लेंज के बारे में हम बता चुके हैं कि लेंज ये लॉ ये बताता है कि अगर किसी मैग्नेट को अगर कॉइल के करीब हम ले जाते हैं तो ये उसको अपोज करेगा, ये उसको अपोज करेगा। किस डायरेक्शन में, जो यहाँ पे पोल असल में अपोज कैसे करेगा कि जैसा जब पोल हम इसके करीब हम ले जाते हैं वही पोल यहाँ पे डेवलप होता है, यानी कि एन यहाँ पे डेवलप होगा। तो सेम पोल अगर डेवलप होने के कारण क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर इसी के अगेंस्ट यहाँ पे ले जाएंगे तो हम इसको एन को अगेंस्ट में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगेंस्ट वाला पोल डेवलप होगा एस, जिसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है, या फिर अगर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो उसको पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब दोनों केसेस में रोकने की कोशिश कर रहा है, पहले आने की कोशिश कर रहा है तो ये पुशअप कर रहा है, और अगर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये खींच के रख रहा है। तो दोनों केसेस में अपोज करता है, और अपोजिशन किसने बताया था, लेंज ने बताया था, इसीलिए वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन के बारे में लेंज ने बताया। बायसवार्ट ने कुछ नहीं बताया, बायसवार्ट ने सिर्फ बताया था कि डीबी अगर कोई भी करंट एलिमेंट है, इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका बताया था मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन के बारे में हमारा लेंज ने बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा लेंज लॉ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो एक और आसान क्वेश्चन है, वो है ड्यूअल नेचर से। क्वेश्चन नंबर 24 ये पूछ रहा है कि आसाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज अकॉर्डेंस विद द विच लॉ। कौन सा लॉ यहाँ पे ओबे करता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से और भी आसान हो गया। पहला दिया हुआ मास कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। अगर इन दोनों क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं जरूरत पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ मास कंजर्वेशन, जो कि होता ही नहीं। फिजिक्स के अनुसार मास इज नॉट कंजर्व टिल नाउ, बाद में हो सकता है साइंटिस्ट को सर्च कर ले तो वो अलग मैटर, लेकिन अभी तक मास कंजर्व नहीं हुआ है। तो सिर्फ ऑप्शन देके ही पता चल गया कि इनमें से ये गलत है, तो यही सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि फोटोस्टाइन ने क्या बताया, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताया था। उसने क्या बताया था कि जैसे ही कोई लाइट आता है, एनर्जी उसका होता है एच न्यू, ये दो भाग में बढ़ जाता है। पहला यहाँ पे जो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को उसको निकालने में, यानी कि उसको वर्क फंक्शन में कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ से जो निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी निकलने के बाद मोशन में कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो बाकी जो एनर्जी उसको बचा वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में सप्लाई कर दिया। यहाँ पे टोटल एनर्जी ही हो रहा है, यहाँ वर्क मतलब एनर्जी, काइनेटिक मतलब एनर्जी, और वहाँ से आया एच न्यू एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। एनर्जी कंजर्व, देखो पहले एनर्जी कितना था एच न्यू, बाद में कितना है इतना, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। तो ऑप्शन से भी और बाकी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, मास आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से भी हमारा ये क्लियर हो रहा है कि इसका सही आंसर जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी एक आसान क्वेश्चन है और ये न्यूक्लियाई से है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं द डिफरेंस इन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। एक मतलब मास, कोई भी न्यूक्लियस है, मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब न्यूक्लियस किस चीज़ से बना हुआ है, दो चीज़ से बना हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पहले भी बताए थे कि अगर इन दोनों को मास में एक डिफरेंस होता है, दोनों इक्वल नहीं होता है। मास ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। अगर इन दोनों को मिला के एक न्यूक्लियस बनाया जाए तो न्यूक्लियस की मास कम पड़ जाएगा, न्यूक्लियस की मास कम पड़ जाएगा, क्योंकि जितना मास प्रोटॉन है उतना मास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की मास कम पड़ जाएगा, तो कम पड़ गया तो बाकी मास गया कहाँ, तो बाकी मास इसको बाइंड करने में, इसको जोड़ने में चला गया, और वो उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। और वो तो इन दोनों में से क्या, एक मास डिफरेंस आ गया, एक मास डिफेक्ट आया, एक मास में दोष आ गया। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, यानी कि मास में एक डिफेक्ट आ गया। क्यों डिफेक्ट आ गया, क्योंकि जितना मास हम लोग जोड़ें
उतना ही मास होना चाहिए कायदे से, लेकिन उतना मास रहता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के मास से, मतलब ये जिस चीज़ जो चीज़ मिल के बना है उसके मास से ये ज़्यादा होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो, लेकिन है पॉसिबल, क्योंकि बाकी इसका जो मास है वो हमारा बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों में जो डिफेक्ट आया उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर है मास डिफेक्ट। डेंसिटी तो होगा नहीं, ये तो हम कंपेयर कर रहे हैं। डेंसिटी किसको बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी नहीं होगा, इसका सही आंसर है मास डिफेक्ट। तो जहाँ तक लगता है कि ये भी एक आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछ रहा है कि एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। एक प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें से हम लोग क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो इम्प्योरिटी दो टाइप का होता है, पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट, वो उससे कोई मतलब नहीं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कि मिलाना हम लोग तो डोपिंग बोलते हैं इन जनरल, डोपिंग। यहाँ पे सही आंसर है डोपिंग। डिफ्यूजन इसमें नहीं होता है, इसको डिफ्यूज नहीं करता है, क्योंकि डोपिंग का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उसकी जो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स है उसको घटा बढ़ा देता है, और ये हमारा जो टेम्परेचर ऑफ फंक्शन पे इसका फंक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज़ है, इम्प्यूरिटी इसको हम लोग डोपांट भी बोलते हैं, जो हम लोग अलग से मिलाए हैं। इससे पहले हमने जो सेमीकंडक्टर के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें ऑलरेडी क्लियर किए हैं कि जो मिलाते हैं उसको डोपांट बोलते हैं या फिर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, और मिलाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। यहाँ जो सही आंसर है उसका ये डोपिंग है। चलिए ठीक है, ये आपका वीडियो हमारा ग्रुप बी का जो है वो हमारा ख़त्म हो गया, और ये बेहद आसान था। आप थोड़ा सा वीडियो करके बढ़िया से फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही ईजिली है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक थैंक यू।